राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, गैस सिलेंडर का महामारी अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं यमुना बाजार की बात करी जाए, एजेंसी पर करीबन संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है और बाइक सवार और ई रिक्शे वाले जितनी भी सिलेंडर की सप्लाई करते हैं वो रोडों पे नजर आ रहे हैं। बाकी जिस व्यक्ति का टोकन बुकिंग होने के बावजूद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। साथ ही बता दें, राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाकों में हालात जस के तस बना हुआ है। अब गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने की वजह से दुकानों का सामान खाने पीने का रेट बढ़ चुका है। पहले चाय का रेट हुआ करता था 5 से 10 रुपए का, अब वही चाय का रेट हो गया 20 रुपया। समोसे के रेट था 10 रुपया, अब समोसे के रेट 20 रुपया। कोई भी खाने पीने का सामान ले लीजिए, सबका रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आखिर उन लोगों के एक ही चीज कहना है कि सिलेंडर महंगा होने की वजह से हमें रेट बढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। और लगातार राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, मुखर्जी नगर, बत्रा सिनेमा के साथ कई ऐसे दुकान बंद हो चुके हैं जिनको सिलेंडर नहीं मिलने के कारण, और जिनको सिलेंडर मिलता है खुले में लेके आते हैं, उनका कहना है कि 400 से 500 रुपए केजी खरीद कर लाना पड़ रहा है। बड़ा सिलेंडर मिल नहीं पा रहा है और छोटा सिलेंडर को भरवाने के लिए करीबन 4 से 500 रुपए केजी भरवाने पे मजबूर है। अब ये हालात राजधानी दिल्ली के जस के तस बना हुआ है। पब्लिक का कहना है कि क्या हालात इसी तरह से रहेगा, क्या हालात को सुधारा जाएगा। राजधानी दिल्ली में जिस वक्त गैस सिलेंडर का महामारी चल रहा था, अभी भी हालात इंडियन, भारत गैस, किसी भी एजेंसी पे देख ले, सब जगह हालात जस के तस बना हुआ। आप आदर्श नगर देखें, इस एजेंसी पे भी बाहर लंबी लाइनें लगी हुई। मॉडल टाउन देख लिया जाए, मॉडल टाउन भी इसी तरह से है। जहांगीरपुरी देख ले, इसी तरह से है। जगह जगह सिलेंडर का सप्लाई तो हो रही है, बाकी ब्लैक सबसे ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। सरकार को इस मामले को लेकर जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, रूपनगर थाने एरिया में एक सुबह करीबन 9:30 बजे एक पुल गिरने के घटना सामने आता है। बताया जा रहा है कि ये पुल करीबन 6 से 7 महीना पहले डेंजर घोषित किया गया था, जिसको लेकर इस पुल से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। फिर भी पब्लिक नहीं मानती थी, शॉर्ट रास्ते ढूंढते हुए उस पुल से आना जाना किया होता था, जिसको लेकर ये रूट गुरु मंडी और रूपनगर एरिया को जोड़ते हुए आता है। जो आसपास के पब्लिक के कहना है कि पुल टूटने का रीजन ये भी है कि जब डेंजर घोषित हो गया था तो इसको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बंद किया गया। दूसरी तरह की बात, आरडब्ल्यू के प्रधान ने कहा कि हालात करीबन 5 से 6 महीना पहले इस तरह से डेंजर घोषित किया गया था, उसके बाद भी दिल्ली सरकार या पुलिस प्रशासन प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बंद किया गया। पब्लिक के यहाँ तक ही कहना है, शॉर्ट रास्ता ढूंढने की वजह से उस रोड से जाया करते लोग। आखिर ये सुबह हादसा होता है जिसमें एक महिला उस पुल में गिर जाती है और पुलिस प्रशासन आला अधिकारी मौके पर जांच पड़ताल शुरू करती है। उसके बाद उस महिला को निकाल लिया जाता है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बाकी अभी तक हालात उनका नाजुक बताया जा रहा। आसपास के लोगों के कहना है कि जब इस तरह से हादसा होता है और दिल्ली सरकार या पुलिस प्रशासन क्या इस मामले पर कोई ठोस कदम उठा पाएगी या इसी तरह से बरकरार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, हाँ, नीचे कोई दवाई लेने जा रहा था, मालूम पड़ा कि ये ब्रिज गिर गया। अच्छा, इसमें कितने लोग पता लगा? कुछ पता नहीं चलता है। आप पास में रहते हैं, क्या हालात है? दूर रहते हैं, पता चला कि कुछ लोग पुल गिरा है। हाँ, पता नहीं चला कि कितने लोग हैं इसमें, कितने नहीं है। हाँ, आने जाने का रास्ता था, कोई पता नहीं था। बाकी जो बता रहे हैं कि ये पुल को तो बंद कर दिया गया, फिर भी पब्लिक आती है। पब्लिक तब भी चलती थी, इसमें कोई पता नहीं था। हाँ, तब भी चलती, पब्लिक नहीं मानती थी। हाँ, मतलब बीच में पहले भी बंद करा था, नहीं बंद हुआ था। अच्छा, सर आज इतना बड़ा हादसा हुआ है सुबह के वक्त, क्या कहेंगे? ये सुबह ही हुआ। मैं इधर ही बैठा हुआ था, ब्रेड लेने के लिए आया हुआ था। हम लोगों
लोगों ने देखा, एकदम से आवाज़ आई, हम लोग यहाँ आए तो ये पुल काफ़ी दिन से जर्जर हालत में था और इसको उधर से एक तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से हमारे विधायक श्रीमान अशोक गोयल जी की रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने इसको क्लोज करा रखा। एक विजिट में आ गया, लेकिन आपको पता ही है लोग थोड़ा सा मानते कम है, फिर भी कूद फान के जाते थे। आज सुबह अचानक 9:45 पे हादसा हुआ, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और गिरा। एक बेचारन जो यहाँ बैठ के भीख मांगा करती थी उसको तो हमने देखा, उसके अलावा और कौन आता तो इसकी जानकारी नहीं। अभी तक कितने लोग का रिक्शू किया गया सर? सर अभी तो एक ही जने का रिस्क्यू दिखाया है यहाँ पे, तो बताया देखा है जो अभी फिलहाल, बाकी एनडीआरएफ टीमें वगैरह सिक्योरिटी विधायक जी वगैरह सब विधायक यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, लेकिन देखिए आगे क्या होगा। जो महिला जो थी वो जिंदा है अभी? तो सर इसके बारे में तो सर क्या ये जो बताया जा रहा है कि कई महीनों से ये पेपर में बंद था, फिर भी पब्लिक आ जा रही थी, क्या इस देखिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रखी थी, बिल्कुल इस पर हमने रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बैरिकेड लगा रखा था, बंद कर रखा था। पहले इसमें लोग 2 व्हीलर लेके भी निकलते थे, पैदल भी निकलते थे, गाय वगैरह भी आती थी जाती थी, वो सब चीज़ों पर हमने रोक लगा दी थी इस तरफ से भी और इस तरफ से। लेकिन पैदल के लिए लोग फिर भी, आपको बताया कि लोग थोड़ा सा वो करते हैं, हेजिटेट करते हैं, तो वही लोग काफ के चले गए, इस तरीके से चले गए। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी वो ले रखी थी, लेकिन ये कैसी बुक लॉन्च हुई है जो हर औरत के लिए है, हर आदमी के लिए है। इस बुक के बाद हर औरत अपने आप को देखना, सुनना, महसूस करना शुरू कर देगी और हर आदमी औरत को बहुत बेहतर समझना शुरू कर देगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ रीड दिस बुक एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दिस इज़ अ बुक विच विल चेंज एवरीथिंग फॉर एवरीवन इन एवरी फैमिली। मैम क्या नाम है बुक का और बुक में ऐसा क्या आपने वो लिखा है कि मतलब लाइफ चेंज करने के? 10 कमांडमेंट्स, ऐसी कमांडमेंट्स हैं, ऐसे 10 सत्य हैं जो हर औरत की ज़िंदगी में पैदा होते ही लिखे जाते हैं और वो उनको जीती है, महसूस करती है, गिरती है, उठती है, फिर खड़ी हो जाती है। तो ये जब पढ़ेंगे तो बहुत लाइफ चेंज होगी। हर नारी के ऊपर है, हर नारी के ऊपर है और उस नर के ऊपर है, उस आदमी के ऊपर है जो नारी से ही आया है। जी या मैसेज ये देना चाहूँगी कि सेलिब्रेट योरसेल्फ, अपने आप को खुश रखें, जीना सीखें, निभाएं ना और जिएं। एंड दिस फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स across the country. Join us next year and I'm sure कि आप लोग आएंगे और बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। कई लोगों को अवार्ड भी आज आप बिल्कुल बिल्कुल, पद्मश्री शोभना नारायण जी एंड डायरेक्टर डीन साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी और शहनाज हुसैन जी और बहुत सुंदर सुंदर रानियां हैं, पूरे देश से आई हैं। रानी शैलजा कटोच, रानी ऋतु कुरानी एंड उर्वशी जी फ्रॉम किमसर एंड टेहड़ी घरवाल से हमारे पास आई हैं गीतांजलि शाह एंड इन सब के साथ आई एम श्योर बहुत कुछ देखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड मंजरी मिश्रा फ्रॉम अयोध्या इज हियर। वी आर सो ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ देम हियर। जिस बुक की आप बात कर रहे हैं, आजकल डिजिटल का दौर है जी और लोग ज़्यादातर जो है फ़ोन में ही देख लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा जाए तो ये बुक जो है डिजिटल पे कहाँ उपलब्ध होगी? ये अमेज़ॉन पे होगी, किंडल पे होगी, आप लीजिए। और जो बुक का मज़ा हाथ में लेने से है वो बुक का मज़ा डिजिटल में इतना पढ़ने से नहीं है। इसको महसूस कीजिए। दिस इज़ समथिंग विच विल चेंज योर लाइफ। क्या मैसेज देंगी? मैं बोलती हूँ कि आप जब तक खुद को चेंज नहीं करेंगी तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। और समाज के हर तबके से और हर क्षेत्र से यहाँ पे महिलाओं को बुलाकर उनका सम्मान करना, उनकी बातों को सुनना और उनसे जानना कि वो क्या कर रही हैं और किस तरह से समाज में अपना योगदान दे रही है, बहुत अच्छी पहल है। इससे सारे युवा भी बहुत प्रेरित होंगे और बहुत ही अच्छा रहेगा। महिला दिवस की है आज, क्या जी यही मैसेज देना चाहूँगी। महिला दिवस मेरे हिसाब से तो हर दिन महिला दिवस है, कोई एक दिन हम बांध नहीं सकते, पर ठीक है आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसमें बस महिलाओं का महिलाएं आगे बढ़ें, उनकी बात सुनी जाए। जो सरकार के प्रयास है महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बस यही उम्मीद है कि ऐसे और प्रयास वो निरंतर करते रहें और महिलाएं उससे बहुत फ़ायदा हो। आज महिला दिवस पर जो बुक लॉन्च हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी तो लॉन्च मुझे उसके बारे में पता नहीं है बहुत ज़्यादा, पर हाँ वो महिलाओं के लिए लिखी गई है। बहुत उनको उससे बहुत लोग प्रेरित होंगे। मैं यही सोचती हूँ। पहले मैं अपने जम्मू कश्मीर की तरफ से जय देवा सबको।
और आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, तो सब हमारी बहनों को, हमारे बच्चियों को, हमारे बुज़ुर्गों को हम एक बहुत ही हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे कहना चाहेंगे। आज की सेलिब्रेशन एक बहुत ही यूनिक किस्म का सेलिब्रेशन था। यहाँ पे मोहन जी के फाउंडेशन की तरफ से हमने बहुत कुछ सीखा कि 90 कंट्रीज़ में इनके प्रेजेंस हैं, और ने आज हमें बहुत ही सुंदर, मेरे टेक अवे क्या है कि उन्होंने कहा था वी फोकस ऑन ह्यूमन बींग्स, है ना जी। उन्होंने कहा था कि हम सब ह्यूमन बींग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके कहते हैं विमेन शुड टेक केयर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, बट ये सिर्फ हर एक जीवित शक्ति में जान होती है, उनका भी आपको ख्याल करना चाहिए, एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर। तो वो भी हम ज़रूर इसके ऊपर हम काम करेंगे। हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम बहुत करते हैं, और दिल्ली आके हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके हमारी नेटवर्किंग और भी बढ़ती है, और हम मेंटर्स लेके जाते हैं वहाँ पे। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। एंड टुडे वी सेलिब्रेट नॉट जस्ट विमेंस डे बट विमेन इन लीडरशिप। आजकल की लेडीज़, हम लीडर्स बन गए हैं बहुत, हर एक क्षेत्र में आप औरतों को देखेंगे कहीं से भी। मैं महिलाओं को यही कहूँगी कि जो भी अपने मन में है, दे हैव टू बी कंफर्टेबल इन द स्किन, और जो भी वो बहुत व्हाट दे लव वही करना चाहिए, और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए क्या सैक्रिफाइस ज़रूरी है और क्या उनके काम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हर महिला को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, घर का भी, बाहर का भी, एंड बस दे हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, आदर्श नगर विधानसभा एरिया, आदर्श नगर मार्केट में कई महीनों से रोडों को खुदाई करके छोड़ दिया गया। साथ ही मजलिस पार्क एरिया में कई ऐसे गलियों के हालात जस के तस बना हुआ है। पहले खुदाई कर देते हैं, उसके बाद कई महीनों तक उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। उसके वजह से आए दिन पब्लिक की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण उस गड्ढे में आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। वहीं ताज़ा मामला आदर्श नगर मार्केट की बात करी जाए, कई महीनों से रोड को खुदाई करने के बावजूद भी कभी सीवर की काम होती है, कभी पाइप की काम होती है। आए दिन इस तरह से हालात देखने को मिलता है। जिस तरह से आदर्श नगर मार्केट की बात करी जाए, कुछ टाइम पहले सीवर के काम हुआ, उसके बाद पाइपलाइन के काम हुआ, उसके बाद 1-2 दिन पहले अंदर के पाइपलाइन टूटी हुई है और ऊपर से मालवा डालकर मरम्मत के काम कर दिया गया। जैसे पाइपलाइन पानी के काम हुआ, उसके बाद पानी बाहर आके रोडों पे लग गया। दुकानदारों के कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी स्थानीय जो विधायक जी हैं, उसके साथ ही अधिकारी हैं, इस मामले को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाते। आखिर ऐसा क्यों? जब उन्हें पता था कि पाइप अंदर से टूटी हुई है तो उसको पहले पाइप को रिपेयरिंग करना चाहिए, क्योंकि पाइप को रिपेयरिंग ना करके उसको ऊपर से मलबा डाल दिया जाता है। उसके बाद जब पानी रोडों पे लग जाता है, उसके बाद अधिकारी जगते हैं, फिर दोबारा काम खुदाई के चालू होता है, उसके बाद फिर रिपेयरिंग के काम होगा। क्या राजधानी दिल्ली में इसी तरह से काम चलता रहेगा और जनता परेशान रहेगी? क्या ये हालात आदर्श नगर एरिया की है? क्या दिल्ली में इसी तरह से समस्या रहेगी? क्या जनता इस मामले को हमेशा पूछने को तैयार रहती है, बाकी कोई भी स्थानीय इस मामले को सुनने को तैयार नहीं है? क्या हालात रहेगा? आदर्श नगर जिस तरीके से बताया गया कि आदर्श नगर को आदर्श बनाया जाएगा, क्योंकि क्या ये आदर्श नगर को आदर्श बना नजर आ रहा है? क्या हालात इसी तरह से बना रहेगा? क्या इस मामले पर लेकर कोई अधिकारी ठोस कदम उठा पाएंगे, या यही हालात देखते ही देखते इसी तरह से बरकरार रहेगा? जनता पूछती है कि ये हालात कब तक सुधरेगा? आए दिन इस रोडों पे गड्ढे में बड़े बुजुर्ग रोडों पे गिरते पड़ते रहते हैं। आखिर इस पे
अभी तक अधिकारी क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? क्या हालात इसी तरह से बनता रहेगा? जय हिंद, जय भारत। और सत्याग्रह भारत टीवी के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पर जाकर पेज पे लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। वरुण गुप्ता। वरुण जी, क्या कौन सी जगह है ये मजलिस पार्क और आदर्श नगर की मेन मार्केट का मेन रोड है जी? क्या समस्या है सर? यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा हो चुका है सड़क खुदे हुए, और अभी तक ये सड़क सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाई है। न जाने किस वजह से रोज यहाँ पे खुदाई होती है, रोज यहाँ पे पाइपलाइन डलती है, रोज टूट जाती है। स्थिति जस की तस बनी हुई है, लाखों रुपए का किराया है और स्थिति बिल्कुल दयनीय हो चुकी है इस टाइम पे। कारोबार बिल्कुल ठप पड़े हैं क्योंकि ग्राहक आ नहीं जा नहीं सकता, पैदल चलने में परेशानी है, गाड़ी और 2 पहिया वाहन 3 पहिया वाहन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो ग्राहक कैसे आएगा और कैसे दुकानें चलेंगी? समस्या सबसे बड़ी ये है। तो क्या लग रहा है स्थानीय विधायक जी इस पे नारियल फोड़ के जाते हैं काम कराने के लिए सब कुछ, फिर भी हालात है जस के तस बना? हालात जस के तस हैं। ये यहाँ से लेके ये रोड स्टार्ट हो रही है और यहाँ से लेके आप आगे मुड़ जाइए, वहाँ तक पूरी स्थिति इसी तरीके से है। घर है, ना आ जा सकते हैं, ना कोई रिश्तेदार आ सकता है, ना कोई मेहमान आ सकता है और दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं आ सकता। मतलब स्थिति ऐसी की ऐसी बनी हुई है। ये नहीं कि इसको रातों रात कार्य को पूरा किया जाए। ये पूरा रोड मेन मार्केट का और ये यहाँ से लेके पूरा मजलिस पार्क ए ब्लॉक तक का सारा रोड खुदा पड़ा है। 3 महीने से ऊपर हो चुका है समय। धूल मिट्टी उड़ती है, किसी को सांस की बीमारी है, कोई और क्या कहते हैं, मतलब हर तरीके से यहाँ पे मतलब जनता बिल्कुल त्रस्त पड़ी है। तो क्या जैसे इन्होंने बताया कि नीचे के पाइपलाइन टूट गई, ऊपर से मलबा रख दिया गया? हाँ, अब ये दोबारा यहाँ पे डाल दिया है। अब ये फिर ये लीपा पोती के लिए अब ये फिर दोबारा पाइपलाइन टूट जाएगी क्योंकि पहले ही टूटी पड़ी है, वो ठीक से तो हुई नहीं, अभी सारा पानी पानी हुआ पड़ा है। ठीक है, अब ये फिर खोदेंगे, फिर करेंगे काम इस तरीके से। अब लग नहीं रहा आने वाले 3 महीने तक भी ये काम। नाम है संजय। संजय जी, कौन सी जगह है ये? मजलिस पार्क है जी। क्या समस्या हो रखा है? समस्या ये है कि पानी सीवर डले थे, उसके बाद जो है ना यहाँ काम बहुत स्लो चल रहा है और उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। पाइपलाइन जुड़वाते हैं, वो फिर टूट जाती है, पाइपलाइन गाड़ी उड़ी जाती है, फिर टूट जाती है। ये पक्के अब मसाला डाला रात को, लेकिन पाइपलाइन टूटी हुई थी, उसके ऊपर ही मसाला डाल दिया गया है। अच्छा, पाइपलाइन टूटा हुआ था, कल परसों जुड़वाया गया था। वो कल फिर गाड़ियां गई है, कच्चा रोड था, उसमें फिर टूट गई है वो। अब रात को मसाला डाल दिया है। अब ये देखो रोड में बहुत परेशानी हो रही है। कितने आप लोग के पास में दुकानें हैं? दुकानें हैं बहुत, मतलब इतना किराया है, हमारा लेबर है, स्टाफ है, बहुत दिक्कत हो रही है हमारे को। क्या ये रोड को खुदाई किए हुए कितने टाइम हो गया? ये 3 महीने से लगभग काम चल रहा है, 2-3 महीने से काम चल रहा है, तो इसमें ऐसे ही हो रहा है। तो कितनी समस्या होती है आने जाने में? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, बहुत मतलब लिमिट से क्रॉस हो गई है बिल्कुल। तो क्या इस पर कोई स्थानीय विधायक, निगम पार्षद कोई सुनवाई कोई करवाई? अभी कोई सुनवाई नहीं है, अभी लगे हैं। मतलब देखो सड़क तो डाली गई है, अभी रात को डाली है, लेकिन देखो इसका फायदा क्या है? पानी भरा हुआ है तो इसमें सड़क डालने का फायदा नहीं है कोई भी। पहले पाइपलाइन ठीक होनी थी, उसके बाद सड़क डालनी चाहिए थी। ये उन्होंने पहले सड़क डाल दिया, अब ये बाद में अब ये खुदेगी, फिर इसमें मतलब पाइप डलेगी, ये फिर दोबारा बनवानी पड़ेगी। अब वो कौन बनवाएगा? विधायक तो दोबारा बनवाएगा नहीं, एक बार बनती है। नाम है मेरा कंवर सिंह गुप्ता नाम है जी। कौन सी जगह है? ये मजलिस पार्क है। क्या समस्या हो रखा है? ये यहाँ लीक है, नाला। हाँ। नाली जो पाइप जा रहे पानी के, और ये सारा पानी हो गया, सब रोड खराब हो गई। कितने टाइम से ये समस्या लग रहा है? समस्या तो 1-2 महीने हो गए। तो क्या इसमें परेशानी है यहाँ? तो क्या ये कोई देखभाल नहीं हो रहा है? ना कोई नहीं देखभाल है। रोज खोद जाए, रोज कर जाए। कितनी समस्या होती है आने जाने में? आने जाने में सारी पब्लिक परेशानी है, और क्या है। तो इस पे स्थानीय विधायक जी या निगम पार्षद इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं? दिल्ली की बात करी जाए, आजादपुर आकाश सिनेमा में केरला 2 मूवी दिखाई गई, जिसमें केरला की सारी दृश्य दिखाई गई, कई अनेक के राज गई। इस मूवी में सबसे अहम भूमिका यह निकल के आया कि केरला 2 मूवी में क्या दर्शाया गया है। दर्शाया गया है कि जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको किस तरह से लाफुसला कर लाते हैं और उनकी टॉर्चर और मानसिकता को बदलते हैं, जिसको कहते हैं कि हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं और मुस्लिम कौम में टास्क करते हैं। इसमें कई छात्रों के ये भी कहना है कि माँ बाप की बात माननी चाहिए और साथ ही जो माँ बाप की बात नहीं मानते उनकी मानसिकता को, जो व्यक्ति से दोस्ती होती है, प्यार बदल जाता है, उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है। अब इस मूवी में जिस तरीके दिखाया गया है कि आप अपनी माँ बाप की बात को माने और माँ बाप की बात को समझें कि माँ बाप
गलत नहीं होते। किसी बच्चे के माँ बाप शिक्षा अच्छे देते हैं, उनको अच्छी परवरिश के लिए हर एक कदम उठाते हैं। जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है कि लड़कियों को टारगेट करते हैं, और सबसे अहम भूमिका यह देखने को मिला कि सबसे ज़्यादा हिंदू लड़की को टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के बाद मुस्लिम कौम में ताश प्लाट करते हैं। क्या इस मूवी में अलग अलग स्टेटों से लड़की आई, कॉलेज के छात्रा, स्कूल के छात्रा, सारे मूवी देखी, और मूवी के टाइम करीबन लड़कियों की संख्या 500 से 1000 की संख्या में थी। और इन मूवी में सबसे अहम भूमिका यह निकल के आई कि आप एकजुट रहें और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हिंदू धर्म एक है और एक रहेगा। सबसे अहम मुद्दा लड़कियों की यह आया कि अपनी माँ बाप को बात माने। दोस्त प्यार अलग होता है और माँ बाप का प्यार अलग होता है। माँ बाप डांटते भी हैं तो उनके डांट में भी प्यार होता है। बच्चे को इस मानसिकता को समझना चाहिए और इस प्यार को समझना चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं, समझाते हैं तो उनकी भलाई के लिए। जो बच्चियाँ नहीं समझते उनकी आगे जाके भविष्य क्या हो सकता है, हालात क्या हो सकता है। इस मूवी में वही हालात, वही समस्या दर्शाई गई है और दिखाई गई है, जिसमें कई अनेकों तरह के समाज सेवी और अलग अलग धर्मों से लोग आए हुए और इस मामले को देखते हुए कहा कि केरला 2 मूवी वो है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए और देखना चाहिए। इस मूवी के जरिए से आपको सारी जानकारी मिल सकता है। हालांकि इस मूवी के अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। इस मूवी में देखेंगे तो बच्चियों को समझने के लिए टाइम निकालना चाहिए और इस मूवी को देखना चाहिए। इस मूवी में आपको सारी क्वालिटी, सारी समझदारी इस मूवी में देखने को मिलेगा और आपकी मानसिकता चेंज हो सकती है। कभी भी आप अपने माँ बाप को नाराज ना करें और अपने माँ बाप से दुखी ना हो। ज़्यादा टेंशन है तो कुछ टाइम के लिए माँ बाप से बात ना करें। फकीर कभी भी माँ बाप आपके गलत नहीं होते। माँ बाप अच्छे होते, अच्छे सलाह देते, पढ़ाते लिखाते हैं, आपको विद्वान बनाना चाहते हैं। बाकी माँ बाप की बात मानेंगे तो माँ बाप आपके तर्कों पे रखेंगे। जो हालात देखने को मिला है लगातार इस मूवी में वही दृश्य दिखाया गया है और इस मूवी में सारी चीज यही मानसी, आप देखने केरला 2 आए थे, क्या आपने देखा और क्या समझ में आया? इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ ऑल केरला स्टोरी 2 में जो हमें स्टोरी दिखाई गई है विच इज़ अ 10% मे बी और हमें नहीं पता बट इट इज़ बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू बी ब्रेव। सेकेंड थिंग अपने दिमाग का सही यूज़ करो, इमोशनली फूल मत बनो। देयर इज़ अ मैनी ट्रैप्स, लाइक ये तो लव जिहाद का इशू था लेकिन देयर इज़ मैनी ट्रैप, जो बहुत सारी ट्रैप्स हैं जो ऐसे हैं, तो उन इश्यूज़ पे भी ध्यान दो। एंड मस्ट वॉच, प्लीज़ वॉच दिस मूवी। अपने आप के सेंसेस को एक्टिव रखो, हमेशा सेफ रहो, हमेशा केयरफुल रहो, हमेशा अपने सेंसेस में रहो। इमोशनली आके कोई भी डिसीजन मत लो एंड प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बात सुनो। उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है, अगर वो ये बात बोलते हैं तो वो सच बोलते हैं, उन्होंने सच में हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है तो उनको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। हमें पता है कि कभी कभी हम रिबेलियस में आके उनके डिसीजंस को वो कर देते हैं कि नहीं उनके डिसीजन सही नहीं है और शायद मेरे हिसाब से ये भी ठीक है क्योंकि मैं खुद एक रिबेलियन हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे घर वालों ने जो कहा वो गलत है, लेकिन नहीं, समटाइम्स ऐसा नहीं होता। उनको समझाने का तरीका है, आप प्यार से अपनी बात समझाइए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए ताकि आप ऐसे ट्रैप्स में ना फंसे। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, आपने मूवी देखा, सबसे अहम क्या आपको लगा? क्या माँ बाप जो सलाह देते हैं, कुछ बताते हैं, अच्छे के लिए बताते हैं या बुरे के लिए बताते हैं? क्या मूवी में आपने क्या स्टोरी समझ में आई? मुझे लगता है कि जो माँ बाप बताते हैं हमें सुनना चाहिए, बिकॉज उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी है, एक्सपीरियंस किया है, बहुत से लोगों से मिले हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कौन क्या सोचता है। और दूसरी बात कि किसी नए के लिए अपने माँ बाप को छोड़ना, जो 16-17 साल से हमारे लिए कितना कुछ छोड़ देते हैं, कितना कुछ करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये हम अच्छा करते हैं, ना सिर्फ अपने साथ बल्कि उनके साथ भी जिन्होंने हमारे लिए इतना
संघर्ष किया और इतना सब कुछ छोड़ दिया। तो मुझे लगता है एक तो ये चीज़ है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे हैं स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं उनको यही मैसेज देना है कि किसी पे अंधा विश्वास ना करें और अपने माँ बाप से ज़रूर बात करें। किसी भी निर्णय को लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने माँ बाप से बात माने, उनसे पूछें कि वो क्या उनका डिसीजन है, क्या उनका वो है, तो उनसे मतलब मशवरा करें क्योंकि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है। सर, मैं निरुपम दीक्षित, आपका समाज सेवक। सर, केरला 2 मूवी को लेकर जी आप लोग यहाँ आए, क्या उद्देश्य? सर, उद्देश्य है जो हमारे देश की बेटियां जितनी भी हमारी बहन बेटी माँ, हर कोई आजकल बहुत आसानी से लोग मैनिपुलेट कर पा रहे हैं उन्हें, हमें वही मैनिपुलेट होने से रोकना है। आखिर केरला को टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि केरला हमारे इस देश की सबसे कमजोर नींव है, हमारे हिंदुओं की। क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आप देखिए कि पढ़े लिखे जितने भी बच्चे हैं आजकल के टाइम में जो कि लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, उन सबको सबसे ज्यादा टारगेट वही करा जाता है। वो हमारी सबसे कमजोर नींव है इस कारण से। सर, अधिकतर देखा गया है कि हिंदू लड़की को टारगेट किया जाता है, तो इस पर आपका क्या राय रहेगा? आखिर वो लड़के को टारगेट क्यों किया? देखिए, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। इस कौम, जो ये कौम है, इस कौम की नींव ही इस तरीके से रखी गई थी कि हमारे जितने भी हमारे पुराना धर्म है उसको नष्ट करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि इस पे कोई आप लोग के विचार, कोई आगे कुछ कदम उठाएंगे? जिस तरह से आप लोग कदम उठा रहे हैं, क्या सरकार से मांगे हैं? क्या उस मुद्दे को किस तरह से बताया जाए? सरकारों के पास तो हजारों फाइल पेंडिंग में चल रही है, लाखों फाइल पेंडिंग में चल रही है इस चीज को लेके। तो सरकार तो क्या करेगी क्या नहीं करेगी हमें नहीं पता। हमको और आपको मिलकर के हमें पहल उठानी पड़ेगी इस चीज के लिए, जितना हमसे हो सकेगा। सर, आपने कहा कि इजीली हिंदू लड़कियां जो टारगेट हो रही है, उसका रीजन क्या है? आप उसका रीजन क्या देना चाहोगे? उसका रीजन मैं देना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो गलती हमारी है, जो हमारे आजकल के माता पिता, हम लोग उसको बिल्कुल भी अपनी बेटियों को धार्मिक नहीं बना रहे, हम अपनी रूट्स खोते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी रूट्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अभी देखा गया है कि सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े हस्तियां हिंदू होकर मुस्लिम से शादी नहीं कर लेती जी, और उनकी क्या है मानसिकता, क्यों है हिंदू से मुस्लिम बनने का क्या रीजन? देखिए, इसमें एक तरफ मैं ये भी कहूंगा कि इसमें गलतियां हिंदू लड़की की नहीं है, इसमें मानसिकता ही उस बॉलीवुड के अंदर, बॉलीवुड को देख करके तो हमारे ज्यादातर इस देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर ये चीज मैनिपुलेट हो रही है लड़कियां कि वो भी तो कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उनसे बचने के लिए क्या उपाय है, किस तरह से बचा जाए? सबसे पहला उपाय तो ये है कि सबसे पहले तो आप केरला स्टोरी 2 सबसे ज्यादा देखिए, ये आपकी पहली पहल रहेगी। अगर आप इस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा वितरण करेंगे इस चीज का, तो ये पहली पहल रहेगी। सर, मैसेज क्या होगा आपका लड़कियों को लेकर के? मैं यही कहना चाहूंगा अपनी सभी बहन बेटियों को कि अपनी जड़ें ना खोएं और थोड़ा सा धार्मिक बनेंगे तो थोड़ा सा धार्मिक बनने से ही पूरा देश हमारा हिंदू धर्म का देश बन जाएगा। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। अभी फिलहाल स्कूल कॉलेज में देखा गया है जी, सबसे ज्यादा बाहर के दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हर एक स्टेट के उन बच्चियों के कॉलेज लाइफ में बच्चे हैं, लाइफ ऐसी है कि संचय हुए, उनके लिए क्या है गाइडलाइंस, किस तरह से उनको फॉलो करेंगे, उनको क्या मैसेज? सबसे पहले तो हम सरकारों को अपील करेंगे कि जो इनका सिलेबस है उसमें चेंज लाया जाए। जो हमारा NCERT वगैरह, CBSE, हमारा इन सब जगह पर हमारा थोड़ा सा धर्म के बारे में और थोड़ा सा हमारा वेद पुराण के बारे में हमें डालना चाहिए सबसे पहले तो। इसमें आप जैसे कहा कि वेद पुराण की बात की जाए जी जी, बाकी जो बच्चे हैं जी, आपने कहा कि हैं, बाकी बच्चों को उनको कैसे उस माइंड से निकाला जाए, रिप्लेस कैसे किया जाए? रिप्लेस ऐसा करा जाएगा कि जो अब तक मुगलों की बात होती आई है, जिसके अंदर हमारी किताबों के अंदर मुगलों को बड़ा बताया गया है, योद्धा बताया गया है, बहादुर बताया गया है, उन कायरों को, वो कायर जो जिन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी है, तो हमें सबसे पहले तो उन सारे चैप्टर्स को हटा करके अपने चैप्टर आगे करने पड़ेंगे। आप प्रकाशनामा पे क्या है उद्देश्य क्या है?
देखिए, पहली बात तो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया निरुपम दीक्षित जी, उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की मूवी की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सी सरकारें हैं जो आलतू फालतू की मूवियों को टैक्स फ्री कर देती है, प्रमोट करती है, लेकिन जो मूवी सच है, जो मूवी का कोई उद्देश्य है, उस मूवी को प्रमोट नहीं किया जाता, बिकॉज बोल दिया जाता है कि एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा वो हर चीज़ लगती है जो चीज़ बहुत कड़वी होती है, बिकॉज बिटर ट्रूथ आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा है, क्या आपने केरला के जो पीड़ित है, जिनके साथ ये ऐसा हुआ है, क्या उनसे पूछा आपने? क्या कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश करी? जो महिलाएं खुद इसकी शिकार हो चुकी हैं, जो महिलाएं इस तरीके की चीज़ों को हर दिन डील कर रही है, क्या आप लोगों ने उनसे कभी बात करने की कोशिश करी? हमेशा बोला जाता है कि लव जिहाद जैसा एक मिथ है, ये एक उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों ने बनाई हुई एक कहानी है। क्या आपको पता है कि लव जिहाद कहाँ से आया? 2009 के अंदर केरला कोर्ट ने, 2009 के अंदर केरला के हाई कोर्ट ने बोला था कि लव जिहाद पर कानून बनाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्यों बोला था? अगर जब था ही नहीं। 2007 के अंदर पहली बार लव जिहाद शब्द आता है केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर उसके बाद आता है। जितने मुकदमे 2023 में जाके तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट 2023 में जाके बोलता है, लेकिन उससे पहले कितने जो केसेस हैं वो लव जिहाद के अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं। तो वो प्रोपेगेंडा आपको हर चीज़ लगती है जो चीज़ बहुत कड़वी होती है। केरला स्टोरी जैसी चीज़ें, ये मूवी जो है ये अवेयरनेस के लिए, और आपको पता है कि कहीं ना कहीं कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी चंगुल में फंसी हुई है, जो चाहती है कि इसकी आवाज़ उठाई जाए, इसके बारे में अवेयर किया जाए। मेरे पास आए दिन बहुत से मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं खुद एक ऐसे व्यक्ति के साथ फंसी हुई हूँ कि अगर मैं उसको छोड़ूंगी तो वो मेरे पे कुछ अटैक कर सकता है, मेरे पे खतरा है। आए दिन कितनी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि भैया हम अभी बचे हैं, कुछ समय पहले ही हमने छोड़ा है जब हमारी आंखें खुली हैं। तो आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और इस प्रकार की मूवी कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य है। और अगर किसी को प्रोपेगेंडा लगता है तो आप सबूत के साथ पेश करिए, आप उन लोगों को लेके आइए जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। अगर आपकी रोटियाँ सीख रही है तो बात अलग है। जो केरला आज, अगर आप परिस्थिति देखो केरला की, तो केरला की सारी डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। एक तरफ से ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो है वो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाकर जिहाद कर रहे हैं, वहाँ पर PFI जैसी पॉलिटिकल विंग और जो उनकी SDPI जैसी पॉलिटिकल विंग है उन्होंने पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। आज केरला के अंदर हिंदूज का क्या वैल्यू है? आप देखो ना, सबरीमाला टेम्पल के अंदर किस प्रकार के डिसीजन आते हैं। कभी वहाँ पे किसी चीज़ की चोरी होने की बात आती है, कभी किसी चीज़ की चोरी होने की बात आती है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है अब? लेकिन हाँ, केरला की जो जनता है वो बहुत समझदार है। वो क्या करती है कि हर जगह पे आप देखोगे तो घरों पर उन्होंने अलग अलग रिलीजन के सिंबल्स लगा रखे हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा कि क्या वो मजहब जो इस चीज़ को मानता है, क्या वो मान रहा है इस बात को? जो दिन में 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जिसका मतलब ही ये देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपके गॉड को या सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा? ये सिर्फ झूठ है। केरला स्टोरी के अंदर जो महिलाएं पीड़ित हैं, आप उन लोगों से बात करिए, और उनको वो झूठ नहीं हो सकता जिस बंदे ने फेस किया, वो झूठा कैसे हो सकता है? और कुछ इनके इकोसिस्टम है, जो उनके यूट्यूबर्स हैं जो प्रूफ करने में साबित लगे रहते हैं कि लव जिहाद जो है वो प्रोपेगेंडा है, केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है, उनको साबरमती भी प्रोपेगेंडा है, कश्मीर भी प्रोपेगेंडा है, सब कुछ प्रोपेगेंडा है, लेकिन उनके पास उसका काउंटर नहीं है। बस बोलना आसान है कि वो प्रोपेगेंडा है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, सबसे ज़्यादा देखा गया है कि बच्चे स्कूल के कॉलेज लाइफ में उनका जो मानसिकता है वो चेंज कर देते हैं। जैसे आपने कहा लव जिहाद, क्या उनका प्रोपेगेंडा है कि क्यों चेंज करते हैं? क्या वो तांत्रिक विद्या से करते हैं या किस वजह से लड़कियों को लुभाते हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो व्यक्ति है, अगर आप हमारे हिंदू समाज के 10 साल के बच्चे को भी पूछोगे ना, तो उसको पता ही नहीं होगा कि धर्म, गोत्र, जात क्या होता है, लेकिन वो बचपन से ही जानता है कि वो मुसलमान है। तो जब आपको पहले से बता दिया जाता है कि देखो हमारे रिलीजन के अंदर, हम हिंदुइज्म सनातन धर्म जो है वो सबसे लिबरल रिलीजन है, तो आप देखोगे कि सब चीज़ की एक्सेप्टेंस है हमारे अंदर। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमको हमारे इसमें ऐसा नहीं है कि आपको साड़ी या सूट या कुछ पहन के जाना है मंदिर के अंदर। हमको ये है कि प्रॉपर कपड़े होने चाहिए, जो भी लड़कियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, जो भी हम बनाते हैं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप उनके रिलीजन में जाओगे तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि डूज एंड डोंट, मतलब ये हराम है, ये हलाल, वो है हलाल। तो जब आपके पास इतनी रिजिडिटी हो जाती है ना, जहाँ पे आपके पास 2 ही ऑप्शन है कि या तो एक्सेप्ट करो या तो उसको रिजेक्ट करो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। तो होता क्या है कि बचपन से जो व्यक्ति सीख रहा है, जिसको पहले ही बता दिया गया है, जब बच्चा पैदा हो रहा है, अपब्रिंगिंग जब उसकी हो रही है, हमारा बच्चा जो है वो एक पोएम सीख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, उनका बच्चा जो है वो पूरा कुरान पढ़ रहा है, उसको बताया जा रहा है कि बेटा ये काफिर है, ये हमारा मजहब है, ये हमको करना है, ये हमको नहीं करना, उनको पहले ही क्लियर है। तो धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है ना, तो उसको दिमाग में वो चीज़ें होती हैं। आज मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेरे को उन लड़कियों के लिए सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं है जिनको पता है कि उनका सामने वाला जो व्यक्ति है वो अब्दुल है, जिनको पता है कि सामने वाला फैज़ है। हमारी लड़ाई उन लड़कियों के लिए है जिनको पता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, जिसको बताया जाता है कि मैं आकाश हूँ, मैं राघव हूँ, और बाद में पता चलता है। उनके लिए हम लड़ते हैं। जो खुद ही जा रही है उनके लिए हम क्यों सिंपैथी रखें? जिनको पता, इतना अवेयरनेस होने के बाद भी जिनको लग रहा है कि उनका वाला अलग है, तो लेट देम गो। हम नहीं फोर्स करेंगे किसी को। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब आपने जैसे सवाल किया,
जो पहला बच्चा जब 10, 11, 12 साल का होता है उस समय उसकी जो माइंडसेट होता है, जो विचार होता है वो ब्लैंक होता है। उसके दिमाग में जो चीज़ पहले जाएगी वो उस पर यकीन करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमने कभी भी अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग होती है कि बस ये मत करो, खाना मत गिरा, बाहर खेलने मत जा, ये मत कर, पढ़ाई कर, ये सब चीज़ों में व्यस्त रहता है। धीरे धीरे करके जब बच्चा जब रियल चैलेंजेस को देखता है उसके बारे में उसको घर से कुछ अवेयरनेस होती नहीं है, तो उसको जो व्यक्ति पहले मिलता है, जो बताता है, वो उस पर यकीन कर लेता है। और इसी चक्कर में आज आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ये सेक्युलरिज्म वाले जो लोग हैं वो हमारे ही मजहब पे मिलेंगे। उनका एजेंडा क्लियर है, उनको पता है उनको 2047 गजवाए हिंद दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। हमको लाइव एग्जांपल्स भी देखने के बाद भी हमको बोला जाता है कि आप कम्युनल हेट्रेड करते हो। ओवैसी ने क्या स्टेटमेंट दिया कल? यही स्टेटमेंट दिया कि मुसलमान जो है वो अल्लाह के सिवा किसी की नहीं सुनेगा। क्या ये कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है? क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? लेकिन इस पर आउटरीच नहीं है क्योंकि वो ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी है, सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी। तो जो एजेंडा है हमारे, हम किस से लड़ रहे हैं? हम हर किसी से, हम लेफ्ट से लड़ रहे हैं, हम सूडो लिबरल से लड़ रहे हैं, हम सूडो फेमिनिस्ट से लड़ रहे हैं, हम अपने सेकुलर से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सबसे है और हम पे तथ्य है, लेकिन उसके बाद भी हम गलत हैं बिकॉज वी आर प्राउड हिंदूज। सर, इस फिल्म को दिखाने का आपका क्या उद्देश्य है और सोसाइटी में आप क्या दिखाना चाहते हैं? सबसे मेन चीज़ है हमारे समाज की लड़कियाँ, और वो लड़कियाँ जो 10 से लेके 20 साल के बीच की है, इस एज की लड़कियाँ। अगर आज मैं 25 साल की किसी लड़की या किसी लड़के को समझाऊं कि ये लव जिहाद और ये सब चीज़ें क्या होता है, वो मुझसे लड़ लेगी, वो मुझे बोलेगी कि तू नफरत फैला रहा है। ऐसे लोगों पे आप मेहनत मत करो, क्योंकि ये लोग तब जगेंगे जब एक हादसे के शिकार होंगे। लेकिन जो 10 से 20 साल की लड़कियां हैं, इनको पहले से अवेयर करना जरूरी है। हम जो बता रहे हैं, क्या जो मूवी में दिखाया जा रहा है, क्या ये झूठ है? हमारे पास तो लाइव एग्जांपल्स है। मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने विक्टिम्स को सामने किया जिन्होंने ये फेस किया, तो वो झूठ है क्या? हाईकोर्ट झूठ बोल रहे हैं। केरला हाईकोर्ट ने क्यों बोला 2009 के अंदर कि लव जिहाद पे कानून लाने की जरूरत है? क्यों उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट 2023 में बोलता है? क्या ये चंगूर बाबा जो है ये क्या प्रोपेगेंडा है? क्या जो फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग, क्या ये प्रोपेगेंडा है? क्या जिम में जो चल रहा है, आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2 महीने के अंदर 3 से 4 जिम के रैकेट्स पकड़े हुए हैं? क्या ये प्रोपेगेंडा है? क्या ये नहीं हो रहा है? सर, सबसे अहम सवाल ये है कि जो बच्चियां फंस चुकी है उसको बाहर निकाला कैसे जाए, वो कैसे निकले, वो बताइए। देखिए, जो लड़कियां, पहली बात तो क्या ना कि 2 तरीके, कुछ लड़कियां ऐसी है जो ट्रैप में इतना गंदा फंस चुकी है, उनको प्रोस्टिट्यूशन में यूज किया जाता है जी। उनको अब आप कहीं भी देखोगे ना तो मतलब प्रोस्टिट्यूशन वाली फील्ड के अंदर हिंदूज लड़कियों को बहुत तरीके से टारगेट किया जाता है, और यही बेसिकली इनका मतलब ये इनको ये आगे परोसते हैं, और जो चला रहे होते हैं रैकेट्स को सारे जो होते हैं ये मुस्लिम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू, और खास कर मैंने तो ये चीज़ भी काफ़ी लोगों से, जिसमें ऐसे बहुत विक्टिम्स से, ऐसे काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये तक पता चलता है कि ज़्यादातर मात्रा में जो लोग होती है, लड़कियाँ जो होती है, वो बंगाल और केरल की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि हमको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पर इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आए कि ये एक्चुअल में थ्रेट है। क्योंकि अगर आज हम किसी महिला को रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमारे को चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि प्रशासन, सरकार और समाज हमको गलत बोलेगा, और हमको उससे बड़ा चैलेंज ये है कि जिसको हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं क्या वो हमारे साथ रहेगा? क्योंकि हमने तो कितने ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहाँ पे जो विक्टिम है वही चेंज कर देता है अपना स्टेटमेंट। तो सर, सरकार से कोई आप गुजारिश है सरकार से कुछ? देखिए, मैंने अभी कुछ 4 महीने पहले दिल्ली चीफ मिनिस्टर से डिस्कशन किया था। उसमें मैंने मैम के सामने एक डिमांड रखी थी एंटी कन्वर्जन बिल की। क्रिश्चियन मिशनरीज दिल्ली के अंदर बहुत एक्टिव है, और एंटी कन्वर्जन बिल की डिमांड करी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे जिस तरीके की गवर्नेंस है, जो लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश एक हेट्रेड बनता जा रहा है, एक्चुअल में गवर्नेंस आपको देखनी है तो अब यूपी के अंदर देखो। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो यूएई का मॉडल फॉलो करता है। जैसे यूएई के अंदर आप देखोगे तो वो रिलीजियस कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पर डेवलपमेंट भी है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको डेवलपमेंट भी मिलेगा, और अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, सिविलाइजेशन को प्रमोट करना भी देखा जाता है। अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे प्रशासन के पास पावर है। उनको पता है कि हमारी वर्दी की कोई वैल्यू है। क्या दिल्ली के अंदर वो पावर है? क्या दिल्ली के प्रशासन पर किसी को यकीन है? आप तरुण का केस देख लीजिए, दिन में आए दिन कितने केसेस होते हैं, बिल्कुल भी यकीन नहीं है जनता को। सर, केरला को भी क्यों टारगेट किया जाता है? कोई भी मूवी देख ले तो केरला के नाम से टेक किया जाता है। कोई भी मूवी पे नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी मूवी पे अभी कभी किसी ने ये तो नहीं बोला कि जब जो जिस तरीके से डिजिटल फ्रॉड होता है उसके लिए आप मिर्जापुर को क्यों टारगेट करते हो या मेवात को क्यों टारगेट करते हो जी? कभी नहीं बोला ना, कभी भी नहीं बोला कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, इन्फिल्ट्रेशन के लिए बंगाल को क्यों टारगेट किया जाता है। जिस जगह का जो चैलेंज है, आप केरला के अंदर देखोगे सबसे ज्यादा यूएई, जितनी भी अरब कंट्रीज है वहाँ पे, सीरिया जैसी जितनी भी मिलिटेंट कंट्रीज है, वहाँ पे जितना भी लोग जाते हैं वो केरला से ही जाते हैं। केरला का व्यक्ति सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में बैठा हुआ है। केरला के अंदर से हब चल रही है। आप पीएफआई को देखो, पीएफआई कहाँ एक्टिव है? पिछले 4 महीने पहले केरला के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे लोकल बॉडीज के, आप मानोगे 100 से ज्यादा सीट्स जो है वो एसडीपीआई जीत के लाए हैं। एसडीपीआई किसकी पॉलिटिकल विंग है? पीएफआई की, प्रोमिनेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो 2023 में बैन हो चुका है।
तो कहने का मतलब है इतनी मिलिटेंसी जो है वहाँ पर है, तो केरला हब है, और केरला के अंदर आप हमेशा याद रखना, जो लोग बोलते हैं ना मतलब बहुत लिटरेसी है, पढ़ा लिखा देश है, पढ़े लिखे होने से क्या होता है, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है? व्हाइट कॉलर टेररिज्म, मेडिकल फील्ड के थे सारे लोग, आतंकवादी जो आज बन रहे हैं ये क्या है? पढ़े लिखे तो है, इनको सपोर्ट, पहले एक समुदाय के कुछ लोग आतंकवादी हमले करते हैं, फिर टीम बी आती है उसको डिफेंड करने के लिए, और फिर टीम सी आती है ये बताने के लिए कि वो तो एक गरीब घर का आदमी था, वो तो पढ़ा लिखा था, वो तो समाज के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करता था, आज उसको गलत फंसा दिया जा रहा है और मुसलमान देश में खतरे में है। अगर ये खतरे में है विपक्ष में होने के बाद भी, मतलब क्योंकि वो बोलते हैं कि भाजपा हमारी सरकार नहीं है, वो विपक्ष में है और ये खतरा है, तो मैं डरता हूँ जब वो पक्ष में आएंगे, जब वो सत्ता में आएंगे और वो खतरा हटेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, वो लेट हो जाएगा। केरला फर्स्ट स्टोरी आई, काफी सक्सेस हुआ, पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। त्योहार के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के कई संवेदनशील इलाकों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस किया है जहां भीड़ अधिक रहती है या जहां पहले संवेदनशीलता देखी गई है। ऐसे इलाकों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। अगर बात करें पुराने और व्यस्त बाजारों की, तो सदर बाजार जैसे इलाकों में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ न सिर्फ पुलिस बल बढ़ाया गया है, बल्कि सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो भीड़ के बीच रहकर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सदर बाजार और आसपास की मस्जिदों के पास लगातार निगरानी रखी जा रही है। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। इसके अलावा राजधानी के अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी पुलिस की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही है और फुट पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर मेट्रो स्टेशनों की बात करें, तो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। मेट्रो परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस बार ईद के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है और संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है और हर स्तर पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है। हालांकि इन कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद राजधानी के बाजारों में रौनक कम नहीं हुई है। ईद की खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कपड़ों की दुकानों से लेकर मिठाइयों की दुकानों तक हर जगह ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी, सजावट और चहल पहल ईद के त्योहार की खुशियों को और बढ़ा रही है। इसी बीच अगर बात करें बाहरी इलाकों की, तो जहांगीरपुरी इलाके में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, एसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का सहयोग ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकता है। त्योहार के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। मौके पर पुलिस की मौजूदगी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। बैरिकेडिंग, चेकिंग और लगातार पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में इस बार ईद के मौके पर सुरक्षा और उत्सव दोनों का संतुलन देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, वहीं दूसरी ओर लोग भी त्योहार को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं।
यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार ईद का त्योहार शांति, भाईचारे और खुशियों के माहौल में मनाया जाएगा। मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। त्योहार के दौरान शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के कई संवेदनशील इलाकों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस किया है जहां भीड़ अधिक रहती है या जहां पहले संवेदनशीलता देखी गई है। ऐसे इलाकों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। अगर बात करें पुराने और व्यस्त बाजारों की, तो सदर बाजार जैसे इलाकों में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ न सिर्फ पुलिस बल बढ़ाया गया है, बल्कि सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो भीड़ के बीच रहकर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सदर बाजार और आसपास की मस्जिदों के पास लगातार निगरानी रखी जा रही है। यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और आने जाने वाले लोगों की चेकिंग भी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। इसके अलावा राजधानी के अन्य भीड़भाड़ वाले बाजारों में भी पुलिस की मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही है और फुट पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगर मेट्रो स्टेशनों की बात करें, तो इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के आसपास भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। मेट्रो परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस बार ईद के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है और संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है और हर स्तर पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है। हालांकि इन कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद राजधानी के बाजारों में रौनक कम नहीं हुई है। ईद की खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कपड़ों की दुकानों से लेकर मिठाइयों की दुकानों तक हर जगह ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी, सजावट और चहल पहल ईद के त्योहार की खुशियों को और बढ़ा रही है। इसी बीच अगर बात करें बाहरी इलाकों की, तो जहांगीरपुरी इलाके में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, एसपी और एसएचओ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। इस दौरान लोगों को शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का सहयोग ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकता है। त्योहार के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है और कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। मौके पर पुलिस की मौजूदगी साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। बैरिकेडिंग, चेकिंग और लगातार पेट्रोलिंग के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में इस बार ईद के मौके पर सुरक्षा और उत्सव दोनों का संतुलन देखने को मिल रहा है। जहां एक ओर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, वहीं दूसरी ओर लोग भी त्योहार को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही उम्मीद की जा रही है कि इस बार ईद का त्योहार शांति, भाईचारे और खुशियों के माहौल में मनाया जाएगा। रीडिंग टिप नेट लिंक के लिए